ये एक ऐसा टाइम है जब सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो हर क्षेत्र में मतलब एक्टिव है। और मैं इस जैसे अपोजिशन की पार्टियां भी खुद कह रही हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए, यूथ का प्रतिनिधित्व चाहिए, जो रूलिंग पार्टी भी कह रही है, लेकिन रियल में वो अपनी पार्टी लेवल पर भी वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं पहुंचा हूं मुखर्जी नगर, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बबीता यादव जी मेरे साथ बैठी हैं। पहले भी आपने कई बार उनको समता आवाज़ टीवी में देखा है, हमारे दर्शकों के लिए अनजान चेहरा नहीं है। बबीता जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप इस टाइम में जहाँ पर कोई भी जो है मीडिया को दिखाना नहीं चाहता प्रत्याशियों को, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी के अलावा, और आपने हिम्मत करी कि आप एक हम जैसी जो नया यूथ आ रहा है पार्टी में उसको आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। और मुद्दे जो है वही रहेगा कि हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। मैं एक मुखर्जी नगर उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ मैंने भी यूपीएससी की तैयारी करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो पास आउट हूँ। और यहाँ जितना भी स्टूडेंट 2 विधानसभाओं जो रहते हैं, या इवन मतलब 10 विधानसभाओं, क्योंकि हर घर में स्टूडेंट है, और किसी भी क्षेत्र का जो भविष्य है, परिवार का जो भविष्य है, वो उसके बच्चों पर ही निर्भर करता है। हर बच्चा एक स्टूडेंट है जो रोजगार की तलाश में है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगारी रहेगा, क्योंकि आप इस टाइम देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आउट हो रहे हैं, 50% वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, और जो भी चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, सब पे कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। तो सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही रहेगा। और दूसरा है एजुकेशन, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो स्कूल हैं देश में उनको बंद कर दिया है। इवन हमारे हरियाणा में भी देखो तो काफ़ी 100 स्कूल तो पीछे बंद हुए हैं। पूरे देश वाइज एक रिपोर्ट में देख रही थी, शायद 5000 जो सरकारी स्कूल है बंद हो गए। तो एजुकेशन का मुद्दा है वो मेन रहेगा। तो इसमें तो सरकार के, जब सरकार 2014 में केंद्र में बनी थी, वर्तमान की सरकार, उनके मंत्रियों ने बयान दिए थे कि हम तो आए ही संविधान को बदलने के लिए। तो फिर देश के नागरिक उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, जो जैसा कि आपने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए, ऐसे आंकड़े मीडिया रिपोर्ट में आ रहे हैं। उन्हें दोबारा फिर मौका दे दिया जाता है, और इस बार तो उन्होंने नारा लगा दिया है कि हम 400 पार। देखो, आपको सब पता है कि किस तरह से आ रही है। पहली 2014 में एक निर्भया कांड हुआ था जी। उसका, 2012 में उसकी वजह से पूरी मतलब देश में एक इतना हंगामा छा गया था कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो बदल गई। कांग्रेस पार्टी को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस गवर्नमेंट में कंझावला हो गया। पहली बार मतलब एक ऐसा घिनौना कि एक लड़की को रोड पे इस तरह से रगड़ा गया कि उसके शरीर के मांस जो है वो उसके चिथड़े चिथड़े वो हो गए। मतलब मानवता का एक सबसे शर्मसार है, मतलब देश के लिए एक शर्म की बात है। उसके बाद मणिपुर हुआ, और भी पूरे देश में हुए। जो सब मुस्लिम जो महिला थी, उसके जो रेपिस्ट जो लोग थे उनको छोड़ दिया गया। 11 उनको गले बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया। तो अब मतलब इस देश में लगता है कि जैसे महिलाओं का तो अस्तित्व कुछ रहा ही नहीं है। उनको एक वस्तु, भोग की वस्तु समझा जाता है, और उनके साथ अन्याय हो, कुछ भी हो, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो इतना होने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम पर है। छोटे मोटे रोजगार हैं वो बंद हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या है? ऐसा मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि अगर जिसको 2 वक्त की रोटी खाने को ना मिले और वो मंदिर की घंटी बजाना चाहता हो, जैसे कि हमारे यहाँ कहावत भी है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। तो ऐसे मतलब भूखे लोग कैसे वो कर सकते हैं कि ये पार्टी बार बार जो है वो रिपीट हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ ना कुछ घपला है। आप, मैं खुद इसमें कांग्रेस पार्टी में जब मैं थी तो मैं ऑब्जर्वर थी राजस्थान इलेक्शन के दौरान, जहाँ पर हर छोटा छोटा बच्चा ये कह रहा था कि भाई मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं आई उस टाइम। तो और मणिपुर, छत्तीसगढ़ की आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी वो आना था। लेकिन एकदम से रिजल्ट इस तरह से पलटता है कि कुछ पता नहीं चलता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में बहुत बड़ा वो है। और अगर ईवीएम में नहीं होता तो कोई भी पार्टी को क्या दिक्कत है? भाई ठीक है, वीवीपैट के साथ इलेक्शन करवा लो ताकि मैच हो जाए किसका वोट किसको। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बयान दिया है, हस्तक्षेप किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हस्तक्षेप किया है। वो कितना लागू होता है, कितना फैसला फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले हैं जिनको गवर्नमेंट लागू नहीं करती। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आती है कि वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी वर्ग विशेष के लोग हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की है, खासकर माननीय न्यायाधीश महोदय। तो ऐसा भी लग सकता है, या ऐसा हो सकता है कि विपक्ष को खुश करने के लिए एक जुमला छोड़ दिया हो। हाँ, अगर टिप्पणी सिर्फ टिप्पणी है तो खुश करने के लिए एक जुमला ही हो सकता है।
नहीं तो फाइनल एक डिसीजन भी दिया जा सकता है इसके ऊपर, काफ़ी केस चल रहे हैं ईवीएम के ऊपर। कहीं ना कहीं एक डिसीजन दिया जा सकता था, आप ठीक करिए। तो क्या लगता है ये बड़े बड़े चेहरे जैसे कि बीजेपी से पुनः मनोज तिवारी को टिकट दे दिया गया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले से ही बड़ी मजबूती से है, इन जैसे दिग्गजों के सामने आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? सबसे पहले तो आज आप मनोज तिवारी जी का अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो तीसरी बार उनको टिकट मिली है, लेकिन पिछले 10 सालों के कार्यकाल के दौरान वो अपने क्षेत्र में शायद ही कभी 1-2 बार दिखाई दिए हैं। अभी इलेक्शन का टाइम था जब उन्होंने बागेश्वर बाबा को बुलाया, मतलब इतने टाइम से क्षेत्र में बाढ़ भी आ रही है, लोगों के रोजगार भी खत्म हो रहे हैं, जबकि वो ये पूरा पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से कोरोना के दौरान कैसे जो माइग्रेंट्स हैं कैसे पैदल चल के गए, तो उस टाइम वो कभी नहीं थे, ना वो ये अपने क्षेत्र के होने के नाते थे, ना एक सांसद होने के नाते थे। तो उनका जो काम है क्षेत्र में वो एक तरह से जीरो है। तो उनके साथ कुछ ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होने वाला है, बस वो है कि वो एक रूलिंग पार्टी से पैसे वाले हैं, ये मेरी फाइट उनके साथ रहेगी। पश्चिम के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ वादा किया था कि अगर मैं दिल्ली गद्दी पे जाके बैठता हूँ, मेरा समाज मुझे उस गद्दी के हकदार बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी जो भाषा है उसको कहीं ना कहीं अनुसूची में ऐड करा देंगे। आज तक वहाँ पर पोस्टर लगे हुए, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। लोगों को ढूंढना भी चाहिए और उनसे पूछना भी चाहिए कि क्या किया। क्या है कि हमारे देश में हम क्षेत्र के नाम पे, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं, लेकिन सिटीजन्स जो नागरिक है उनको रियल में फॉलोवर ना होके, किसी जाति के, किसी धर्म के या क्षेत्र के फॉलोवर ना होके रियल में सिटीजन बनना चाहिए। और जो भी उनके एरिया में जो प्रत्याशी आ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको वो एक तरह से जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि तराजू के ऊपर तोलते हैं कि कौन बेस्ट हो सकता है, कौन काम कर सकता है, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक मैनेज्ड है, जैसे क्रिकेट मैच मैनेज होता है ना, इलेक्शन भी हमारे यहाँ मैनेज्ड है पूरा, जिसको मतलब पहले से फिक्स है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि धन बल और बाहुबल के सामने शायद किसी दूसरा कैंडिडेट कोई दिखाई दे। केजरीवाल को प्रतिद्वंदी नहीं मानते? केजरीवाल जी को ये सीट नहीं मिली है, कांग्रेस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास ही सीट आई है। जी। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आप मतलब निकलने की संभावना है इस सीट को? अगर संभावनाएं देखें तो पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो हर क्षेत्र में मतलब एक्टिव है। और मैं इस जैसे अपोजिशन की पार्टियां भी खुद कह रही हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए, यूथ का प्रतिनिधित्व चाहिए, जो रूलिंग पार्टी भी कह रही है, लेकिन रियल में वो अपनी पार्टी लेवल पर भी वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो मैंने अपने क्षेत्र की जनता को एक मौका दिया है कि अपने जो बच्चे हैं जो अभी देश को संभालने की जिम्मेवारी जो है लेने लायक है, उनको भी आप एक मौका दो और आप देखो कि अच्छे सांसद कैसे बन सकते हैं, आप लोगों के जीवन में जो परिवर्तन जो है कैसे आ सकता है। जब आप अच्छे लोगों को चुनोगे, जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा, और अगर एक लकीर चल पड़ी तो फिर उसके बाद पूरे देश में अपने आप परिवर्तन आएगा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में आपने अपनी दावेदारी ठोक दी है चुनावी रण में, क्या अपने जो अपने क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अभी 1 महीने का जो इलेक्शन है, 29 अप्रैल को नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह लोग आएंगे, अपना बहुत बड़ा ताम झाम आपको दिखाएंगे, बाहुबल से डराएंगे, पैसे से आपको ललचाएंगे। आपको इन सब चक्करों में नहीं आना है। कुछ पैसों की खातिर, दारू की खातिर या कुछ छोटी मोटी चीज़ों की खातिर या किसी भी क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अपना जो वोट है, कीमती वोट है, इसको बेचना मत, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना। और ये देश को बचाने का एक लास्ट इलेक्शन है। शायद इसके बाद पता नहीं अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो इलेक्शन हो या ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है, इंडिपेंडेंट है और जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में इस बार चुना।